Hello students, in this video we will cover chapter 11 that is fundamentals of risk and return। और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हाउ वी विल कैलकुलेट आवर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स और कौन कौन से रिस्क हैं जो एसोसिएट होते हैं वाइल इन्वेस्टिंग और कौन कौन से इनहेरेंट रिस्क फैक्टर्स होते हैं हर एक बिजनेसेस के अंदर, किसी भी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल के अंदर। तो ये हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। सो फर्स्ट टॉपिक इज कंसेप्ट ऑफ रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। बहुत सिंपल है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना इज जैसे कि जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके ऊपर जो भी हमें नेट प्रॉफिट आया उसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। ये एज सिंपल एज दैट है ना। जितना भी वैल्यू हमने डिराइव करा प्रॉफिट अपॉन बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा रिटर्न आ गया। रिटर्न ऑन इक्विटी भी ऐसे कैलकुलेट होता है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी ऐसे कैलकुलेट होता है। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया गया, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल रिटर्न्स, एनुअलाइज्ड रिटर्न्स एंड कंपाउंडेड रिटर्न्स। तो सिंपल रिटर्न तो वही था, सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट वैल्यू अपॉन बाय कॉस्ट वैल्यू, और जिसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये हमारा सिंपल रिटर्न होता है। सिंपल एनुअलाइज रिटर्न क्या होगा, मान के चलिए किसी का होल्डिंग पीरियड 10 मंथ्स का है, 12 मंथ्स का नहीं है, तो ये जो हमारा रिटर्न है ये एनुअली कैलकुलेट हुआ। मान के चलिए 12%, मान के चलिए आपने 12% का रिटर्न जनरेट किया ओवर 12 मंथ्स, तो आपने पर मंथ कितना कमाया 1%। लेकिन मान के चलिए अगर आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग 10 मंथ का था, 12 मंथ का नहीं है, तो कितना हो जाएगा, यही रिटर्न आपका आ जाएगा 1.2% पर मंथ, 1.2% पर मंथ का हो जाएगा। ठीक है, तो एनुअलाइज रिटर्न इज इक्वल टू सिंपल रिटर्न डिवाइड बाय 12, तो एक महीने का आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय पीरियड ऑफ सिंपल रिटर्न इन मंथ्स। ठीक है ना। देन कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट या CAGR क्या होता है, आपने कोई भी इन्वेस्टमेंट करी उसमें से रेगुलर इनकम जनरेट हुई, मान के चलिए डिविडेंड आपको रेगुलरली आया, फिर वो जो डिविडेंड का पैसा था वो भी आपने दोबारा स्टॉक्स परचेज कर लिए उसके, तो मान के चलिए आपने लगाया थे 100 रुपीज़, 7 रुपीज़ का डिविडेंड आया, वो स्टॉक्स में अब आपने लगा दिया, तो आपकी अभी की इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई 107 रुपये। उसके बाद दोबारा आपको डिविडेंड आया 107 रुपये में, तो ऐसे कंपाउंडेड फॉर्म में डिविडेंड आता गया। तो कंपाउंडेड फॉर्म वो हो गया कि जो भी आपको इन्फ्लोज हो रहे थे वो इन्फ्लोज आपने दोबारा इन्वेस्टमेंट में लगा दिए, तो ऑल इन ऑल आपको फिर कितना प्रॉफिट आया, तो वो हो गया कंपाउंडेड। So it is calculated as the rate of return at which the original investment grows to the final investment value over that period, है ना। So CAGR calculation assumes that the periodic returns received from an investment can be reinvested to each returns and this forms the part of the total returns of the investment। ठीक है, तो मान के चलिए अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट करी और 10 साल तक वो इन्वेस्टमेंट रखी, हो सकता है पहले साल में आपको 20% रिटर्न आया हो, दूसरे साल में 30, तीसरे साल में 40, 50, ऐसे कैसे भी आया, तो ओवरऑल रिटर्न हमें पर ईयर में कितना आया वो कैसे निकलेगा, CAGR से निकलेगा, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। देखिए एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट को आप ऐसे भी समझ सकते हैं, एक तो एनुअल रेट ऑफ रिटर्न आया जो आपको एनुअलाइज रिटर्न भी होता है, फिर एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से जो आप में ग्रोथ आई, एनुअली जो ग्रोथ आई आपके रिटर्न्स के अंदर, आपने उसको भी फैक्टर इन कर दिया, तो वो होगी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। अब कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट को कैलकुलेट कैसे करोगे, तो एक्सेल के अंदर जब आप ये वाला फंक्शन लगाएंगे, जैसे ही फंक्शन ये वाला लगाएंगे, फॉर्मूलेस के अंदर जाके होम स्क्रीन पे फॉर्मूलेस में क्लिक करके जैसे ही आप XIRR का फंक्शन यूज़ करेंगे एक्सेल के अंदर, तो जो भी डेटा होगा उसका CAGR रिटर्न निकल के आ जाएगा, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकल जाएगा। और फॉर दैट मैटर अगर मैं निफ्टी की बात करता हूँ तो निफ्टी का CAGR कितना है 15%। अगर आप कैसे मैं 15% कह रहा हूँ, देखिए 2020 का अगर आप बेस देखते हो तो निफ्टी का 2020 का बेस था 7500 रुपीज़। तो निफ्टी जब कोविड आया था तो कोविड के टाइम वो 7500 पे क्रैश कर गई थी, लेकिन अगर आप 2024 की बात करोगे आज 22,000 के ऊपर निकल गई थी। ठीक है, तो अगर आप वैसे एब्सोल्यूट रिटर्न देखते हो तो 3 टाइम्स हो गया 3 साल के अंदर, है ना। तो लेकिन 3 टाइम्स हो गया तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हर साल उसने 100% का रिटर्न दिया, हर साल 100% का रिटर्न नहीं दिया, उसका CAGR रिटर्न अलग है। CAGR रिटर्न उसका मे भी हो सकता है 60-70%। और सिंपल रिटर्न की बात करोगे तो सिंपल रिटर्न तो 100% का है ही है। ठीक है ना, तो कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हमेशा कम होता है सिंपल रिटर्न से, ध्यान रखना।
तो बात करते हैं कुछ रिस्क की। तो मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट्स के अंदर रिस्क आर इनहेरेंट। आप रिस्क को कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, रिस्क को आप मैनेज कर सकते हो, रिस्क को एज्यूम कर सकते हो, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकते। सो रिस्क इन एन इन्वेस्टमेंट इज द वोलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी इन द रिटर्न्स। तो रिस्क होता क्या है कि मान के चलिए हमने सोचा था कि 10% का रिटर्न आएगा, लेकिन 10% का रिटर्न आया ही नहीं है। जो हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम था, एक्सपेक्टेड आउटकम से कुछ और हो गया, कुछ अलग हो गया, जो हमने सोचा नहीं था, वो रिस्क होता है। एंड द एक्सट्रीम केस इज दैट्स द लॉस ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टेड। और कुछ कुछ केसेस में आपने सोचा था 10% का रिटर्न आएगा, लेकिन 8% का आया, तो वो तो 2% का रिस्क ला। लेकिन एक्सट्रीम केसेस में क्या होता है, आपने जो पैसा लगाया था वो हो सकता है वो पैसा भी वापस ना आए, पैसा भी डूब जाए आपका। तो वो एक्सट्रीम केसेस एब्सोल्यूट केसेस हो गए। एन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डीम टू बी रिस्की इफ द एक्चुअल रिटर्न्स अर्न्ड आर डिफरेंट फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। तो ये दो केसेस के अंदर रिस्क होता है। इन्फ्लेशन रिस्क, इन्फ्लेशन क्या होता है, महंगाई हो जाना। और इन्फ्लेशन से होता क्या है, मनी की पावर रिड्यूस हो जाती है, मनी की परचेजिंग पावर होती है वो रिड्यूस हो जाती है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, मान के चलिए आपकी जेब में 500 रुपीज़ पड़े हुए थे, वो 500 रुपीज़ से आप मान के चलिए 10 पेस्ट्रीज बाय कर सकते थे। और इन्फ्लेशन हुआ, महंगाई बढ़ गई, तो पेस्ट्री भी महंगी हो जाएंगी। तो अब क्या होगा, इन्फ्लेशन मान के चलिए इतना बढ़ गया कि आप 500 रुपये से आप 10 की जगह केवल 5 पेस्ट्रीज खरीद सकते हैं। तो ये हो गया इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन से लोगों को नुकसान होता है, लोगों को नुकसान होता है क्यों, क्योंकि उनका जो पैसा है उसकी परचेजिंग पावर ही घट जाती है। सो इन्फ्लेशन रिस्क रिप्रेजेंट द रिस्क दैट द मनी रिसीव्ड ऑन एन इन्वेस्टमेंट मे बी वर्थ लेस व्हेन एडजस्टेड फॉर द इन्फ्लेशन। ठीक है, अब मान के चलिए आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी थी 5000 रुपीज़ की, ठीक है। अब मार्केट में रिटर्न आया 50% का रिटर्न आया, और वो 5 सालों के अंदर 7500 रुपीज़ की हो गई, ठीक है। अब आप देखोगे तो 5 सालों के हिसाब से 10% का सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल ग्रोथ आया, ठीक है, सिंपल रिटर्न आया। लेकिन अगर 11% से इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो इन्फ्लेशन के हिसाब से 55% आपके पैसे की वैल्यू घट भी गई। तो 7500 को आप जब 55 से इससे डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा आपका एब्सोल्यूट रिटर्न 7500 से बहुत कम है। इवन आपने मनी लूज कर दी और 5% एक्स्ट्रा लूज कर दी। So inflation risk is also known as purchasing power risk. It is a risk that arises when the decline in the value of securities cash flows due to the falling purchase power of the money. ठीक है, तो जो भी आपको बेनिफिट होने वाला है, अगर उस बेनिफिट से आप जो खरीदना चाहते थे वही नहीं खरीद पा रहे, तो वो इन्फ्लेशन रिस्क हो गया। देन इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होते हैं, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड के प्राइसेस क्या होते हैं, घटने लग जाते हैं, बॉन्ड के प्राइसेस घटने लग जाते हैं। तो ये बॉन्ड से रिलेटेड है। इंटरेस्ट रेट रिस्क रेफर्स टू द रिस्क दैट अ बॉन्ड प्राइस विल फॉल इन रिस्पॉन्स टू अ राइजिंग इंटरेस्ट रेट एंड राइज इन रिस्पॉन्स टू द डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट। तो ये बॉन्ड के लिए है। होता क्या है, मान के चलिए जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाले हैं तो लोग, जो करंट बॉन्ड चल रहा होता है, करंट बॉन्ड जो हाल फिलहाल का होता है, लोग उसको बेच देते हैं, उसको सेल कर देंगे। उसको सेल करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है वो घट जाएगी, और उसको सेल करके क्या करते हैं, वो न्यू बॉन्ड खरीद लेते हैं, क्योंकि न्यू बॉन्ड के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट आएगा, है ना। क्योंकि गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू करता है उसके रिटर्न्स तो उसके इंटरेस्ट रेट उसमें तो चेंज कर नहीं सकता, लेकिन वो कैसे करेगा चेंज, वो नए न्यू बॉन्ड इशू करेगा, और न्यू बॉन्ड के अंदर फिर वो ज़्यादा इंटरेस्ट देगा। तो इसके जो इन्वेस्टर होंगे, ओल्ड बॉन्ड के जो इन्वेस्टर होंगे, वो न्यू बॉन्ड की तरफ भाग जाते हैं, तो ओल्ड बॉन्ड के जो रेट है वो नीचे घटना स्टार्ट हो जाते हैं। सिंपल। बिजनेस रिस्क, अब हर एक कंपनी को एक बिजनेस रिस्क देखना ही पड़ता है, ठीक है। तो बिजनेस साइकिल्स होती हैं, वो रिस्क एज्यूम उन्हें करना ही पड़ता है। सो बिजनेस रिस्क इज द रिस्क इनहेरेंट टू द ऑपरेशंस ऑफ अ कंपनी। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑपरेटिंग रिस्क बिकॉज द रिस्क इज कॉज्ड बाय फैक्टर्स दैट अफेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ द। मार्केट रिस्क, अब मार्केट रिस्क क्या होता है, अगर मार्केट में किसी कमोडिटी या किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू अपने आप डिग्रेड हो गई ड्यू टू चेंज ऑफ प्रेफरेंसेस, चेंज ऑफ टेस्ट, या फिर डिमांड खत्म हो गई, तो वो मार्केट रिस्क हो गया। सो मार्केट रिस्क रेफर्स टू द रिस्क इन द लॉस ऑफ द वैल्यू इन एन इन्वेस्टमेंट बिकॉज द एडवर्स प्राइस मूवमेंट इन अ एसेट इन द मार्केट। देन कम्स द क्रेडिट रिस्क। अब क्रेडिट रिस्क क्या है कि आपने लेंडर ने किसी को मनी बोरो करी, लेंडर ने किसी को मनी क्रेडिट पे दी, और उस पार्टी ने अगर पैसा वापस नहीं करा तो वो क्रेडिट रिस्क हो जाएगा, ठीक है।
क्रेडिट रिस्क और डिफॉल्ट रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी दैट अ पर्टिकुलर बॉन्ड इशूअर, जिसने भी वो बोरो किया फंड, विल नॉट बी एबल टू मेक एक्सपेक्टेड इंटरेस्ट रेट पेमेंट्स और द प्रिंसिपल रीपेमेंट। तो जो भी बोरोअर था, अगर उसने इंटरेस्ट रेट की पेमेंट नहीं करी, ईएमआईज नहीं दी, या फिर उसने प्रिंसिपल ही वापस नहीं करा, तो वो क्रेडिट रिस्क हो गया। लिक्विडिटी रिस्क क्या हो गया? लिक्विडिटी हो गया कि अपनी इन्वेस्टमेंट को बेच ना पाना, अपनी इन्वेस्टमेंट को रियलाइज ना कर पाना, वो लिक्विडिटी रिस्क हो गया। सबसे बढ़िया एग्जांपल रियल एस्टेट। मान के चलिए कि आपने किसी एक सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा सा फ्लैट खरीदा, बहुत बढ़िया फ्लैट खरीदा, ठीक है। अब नेगेटिव रियल एस्टेट साइकिल चल पड़ी, बायर्स ही नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? आपको जब अपना फ्लैट बेचना था तो आपको कोई पोटेंशियल बायर मिला ही नहीं, तो वो लिक्विडिटी क्राइसिस हो गई। लिक्विडिटी माने तरलता, इजी बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। वेयर नो वन इज एबल टू सेल हिज इन्वेस्टमेंट व्हेन डिजायर्ड। Then call risk is specific to bond issues and refers to the possibility that a debt security will be called before its maturity. अब इस कॉल रिस्क का क्या कह रहा है? मान के चलिए कि कंपनी ने 5 साल के लिए बॉन्ड इशू करा, ठीक है। 5 साल के लिए बॉन्ड इशू करा तो 5 ईयर्स के लिए इंटरेस्ट भी तो देगी, राइट? 5 ईयर का इंटरेस्ट भी मिलेगा। लेकिन इस कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने 5 साल की जगह इन्वेस्टर्स को 4 साल में ही पेमेंट वापस कर दी, 4 साल के बाद उसको रिडीम कर लिया। अब जो 5वें साल का इंटरेस्ट था वो तो इन्वेस्टर के लिए मारा गया ना, तो वो हो गया कॉल रिस्क। सो कॉल रिस्क इज स्पेसिफिक टू बॉन्ड इशूज, किसी कंपनी ने बॉन्ड इशू किया, एंड रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी दैट अ डेट सिक्योरिटी विल बी कॉल्ड बिफोर, मतलब मैच्योरिटी से पहले ही उस बॉन्ड के इशूअर ने पैसा वापस कर दिया इन्वेस्टर्स को, और उससे क्या हुआ? इन्वेस्टर्स को लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। री इन्वेस्टमेंट रिस्क। अब री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या है? जब कोई दोबारा अपना पैसा री इन्वेस्ट करने गया तो उसको कोई अपॉर्चुनिटी मिली ही नहीं, तो वो हो गया री इन्वेस्टमेंट रिस्क। क्योंकि क्या होता है, मान के चलिए आपने 10,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करे, जैसे स्टॉक्स के केस में क्या होता है, 10,000 के 11,000 हो गए, तो 11,000 में आप बेच के फिर दूसरी जगह लगा दोगे, है ना, सेकंड फेज ऑफ इन्वेस्टमेंट करोगे। लेकिन हो सकता है कि आपको सेकंड फेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मिली ही ना, तो वो री इन्वेस्टमेंट रिस्क हो जाएगा। So reinvestment risk arises from the probability that the income flows received from an investment may not be able to earn the same interest as the original interest, ठीक है। तो 10% का रिटर्न हो सकता है आप सेकंड वाली में कमाई ना पाओ, या फिर बिल्कुल ही ना कमा पाओ। पॉलिटिकल रिस्क इजी है, अनफेवरेबल गवर्नमेंट आना, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होना, और गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंज होना ना, वो पॉलिटिकल रिस्क है। कंट्री रिस्क क्या है कि कंट्री एट वॉर हो गई, ठीक है, कंट्री के अंदर टर्मोइल हो गया, तो ये कंट्री एट रिस्क हो गई। देन हाउ विल यू मेजर द रिस्क? रिस्क को मेजर करने के क्या तरीके हैं? तो देखिए, एन इफेक्टिव रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक इन्वॉल्व मेजरिंग द रिस्क। आपको अगर रिस्क मैनेज करना है तो आपको पहले रिस्क को मेजर करना आना चाहिए। और रिस्क को मेजर करने के क्या तरीके हैं? मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, या तो आप अनसर्टेनिटी को मेजर करो, और अनसर्टेनिटी को मेजर कैसे करोगे? थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, अब स्टैंडर्ड डेविएशन समझ लेते हैं। देखिए एसडी क्या है, मान के चलिए एक ये एवरेज है, और सबसे बढ़िया एग्जांपल है निफ्टी का। तो निफ्टी का एवरेज क्या है कि निफ्टी 15% साल से बढ़ती है। तो कभी कभी क्या होता है, निफ्टी के जो रिटर्न है वो 30% भी आ जाते हैं, कभी कभी -15 में हो जाते हैं, कभी कभी 20% हो जाते हैं, कभी कभी -10 हो जाते हैं, कभी कभी +5 हो जाएंगे, तो कभी कभी -5 हो जाएंगे। तो ये इसका जो है स्टैंडर्ड डेविएशन मॉडल, यानी डेविएशन फ्रॉम द मीन। ये इसका मीन रिटर्न, एवरेज रिटर्न कितना हो गया? 15%। और जब भी ये एवरेज रिटर्न से भटकेगी, अपना मीन एवर्जन होगी, जब भी मीन एवर्जन होगी तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन की फॉर्म में कैलकुलेट किया जाता है, जब भी अपनी मीन वैल्यू से भटकेगी, ठीक है। तो जब आप मीन वैल्यू को निकाल लोगे, मीन वैल्यू के बाद जब उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लोगे, उसके डेविएशन, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक पर्टिकुलर एसेट क्लास के अंदर कितना रिस्क है। तो मान के चलिए +-5 ये ऊपर होता है साल के अंदर, तो इसका रिस्क कितना हो गया? 10% का रिस्क हो गया कम से कम, कि प्लस ऊपर 5 जा सकता है, नीचे -5 हो सकता है, तो 10% का इसका स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्क आ गया, ठीक है। देन मेजर ऑफ सेंसिटिविटी। अब मेजर ऑफ सेंसिटिविटी क्या है कि हो सकता है कि इस किसी एक पर्टिकुलर एसेट को डायरेक्टली इंपैक्ट ना करे कोई भी रिस्क, लेकिन ये हो सकता है कि इतना सेंसिटिव हो कि किसी और जगह डायरेक्ट इंपैक्ट आए और फर्क इसमें भी आ जाए। So this approach measures the risk based on the sensitivity of the asset price to various risk factors. तो एक पर्टिकुलर रिस्क के अंदर उसकी क्या सेंसिटिविटी है। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द रिस्क मेजर्स यूज फॉर सर्टेन एसेट्स लाइक बीटा। अब बीटा क्या कैलकुलेट करता है? बीटा कैसे रिस्क को बताता है? बीटा होता है कि इंडेक्स के अंदर गिरावट से स्टॉक के अंदर कितनी गिरावट आएगी, बस ये बीटा है।
बीटा मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ स्टॉक परफॉर्मेंस टू ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस। ओवरऑल मार्केट क्या होती है? इंडेक्स। इट इज यूज लार्जली फॉर इक्विटीज। ठीक है, तो एक बड़े फैक्टर के अंदर जब चेंज आता है तो उससे स्टॉक के अंदर कितना चेंज आएगा वो बीटा बताएगा। ठीक है, ड्यूरेशन। अब देखिए बॉन्ड के केस के अंदर जितनी ज्यादा ड्यूरेशन होगी बॉन्ड की, मान के चलिए अगर कोई बॉन्ड 10 साल का है तो 10 साल के अंदर उसमें प्राइस फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा आने वाली है। क्यों? क्योंकि 10 साल के अंदर इंटरेस्ट रेट बहुत बार चेंज हो जाती है। ठीक है, जो सेंट्रल बैंक होता है वो साल में 6 बारी 7 बारी मिलता है, तो हर बारी उसका काम क्या होता है? मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करने का, इंटरेस्ट रेट साइकिल को रिव्यू करने का। तो आप ये समझिए कि 10 साल के अंदर वो 60-70 बार मिल लेंगे, तो 60-70 बारी के अंदर एक ना एक बार भी अगर इंटरेस्ट रेट चेंज होगा तो बॉन्ड के अंदर फर्क आने का है। ठीक, तो सेंसिटिविटी जैसे कि मैं आपको बता रहा था, एक ऐसी जगह जहां पे डायरेक्ट चेंज आने की वजह से एक पर्टिकुलर एसेट में उसका क्या इनडायरेक्ट चेंज आएगा वो सेंसिटिविटी से पता चलता है। देन डेल्टा। डेल्टा किसके केस में होता है? ऑप्शंस के केस में होता है। डेल्टा ये बताता है कि अंडरलाइंग एसेट के 1 रुपए चेंज होने से ऑप्शन के प्रीमियम में कितना चेंज आएगा। इट मेजर्स द सेंसिटिविटी ऑफ द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन फॉर अ स्मॉल चेंज, फॉर अ 1 रुपी चेंज होता है, स्मॉल चेंज, फॉर अ 1 रुपी चेंज इन द प्राइस ऑफ द अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, डेल्टा ऑप्शन का कंसेप्ट है और इसको भी हम बाद में कवर करेंगे कभी। ठीक है, तो अभी ये भी डेल्टा का काम भी सेंसिटिविटी मेजर करना होता है। देन थर्ड टेक्निक इज मेजर ऑफ लॉस। अब या तो आप एब्सोल्यूट मेजर कर लो कि एब्सोल्यूट लॉस कितना हो सकता है। सो रिस्क कैन बी डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग अ सम ऑफ अमाउंट। अगर एक इवेंट होता है, वो इवेंट होता है रिस्क बियरिंग इवेंट होता है, तो उस रिस्क बियरिंग इवेंट से मैक्सिमम कितना लॉस हो सकता है एक वैल्यू का वो मेजर कर ले। तो उसको मेजर करने का क्या तरीका है? अ कॉमनली यूज प्रोबेबिलिटी बेस्ड रिस्क मेट्रिक इज वैल्यू एट रिस्क। टोटल कितना वैल्यू है जो रिस्क पे है। इट इज ऑफन रेफर टू एज वॉर, वैल्यू एट रिस्क, वॉर मार्जिन बोलते हैं इसको। ये बहुत कॉमन है और हो सकता है आप लोगों ने सुना भी। इट मेजर्स द मैक्सिमम लॉस वन may suffer given a particular level of confidence. For instance, if war is 1%, war 1% मतलब कि एक इवेंट के होने की 99% चांस है, एक इवेंट के होने के 99% चांस है और 1% अनसर्टेनिटी है, ऑफ अ पोर्टफोलियो इज 12%, तो इट इंडिकेट्स दैट देर इज अ 99% चांसेस, 100 - 1, द लॉस इन द पोर्टफोलियो वुड एक्सीड 12%। समझ आ गया? तो वैल्यू एट रिस्क फॉर अ पोर्टफोलियो ऑफ 12% का मतलब क्या है कि 12% की वैल्यू जो है पोर्टफोलियो की वो रिस्क के ऊपर है और उसके चांसेस कितने? 99% है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स देयर इज 1% प्रोबेबिलिटी दैट लॉस वुड नॉट एक्सीड 12%। देन कंसेप्ट ऑफ मार्केट रिस्क और बीटा। बीटा क्या होता है? बीटा होता है सिस्टमैटिक रिस्क। अब सिस्टमैटिक रिस्क क्या है? बीटा is a measure of the systematic risk of a security or by comparing the volatility in the investment related to the market। ये मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में भी समझाया था। बीटा क्या है? मान के चलिए रिलायंस है, रिलायंस है और दूसरी तरफ है निफ्टी, मार्केट इंडेक्स निफ्टी। तो बीटा क्या बताएगा? अगर निफ्टी में 1% चेंज आता है तो उसका रिलायंस पे कितना फर्क आता है। मान के चलिए रिलायंस में आ गया 1.2% का चेंज, तो इसका मतलब क्या है? बीटा ऑफ रिलायंस इज 20%, मतलब निफ्टी से वो 20% ज्यादा सेंसिटिव है निफ्टी के मुकाबले। सो बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ अ सिक्योरिटी और बाय कंपेयरिंग द वॉलेटिलिटी इन द इन्वेस्टमेंट रिलेटिव टू द मार्केट एज रिप्रेजेंटेड बाय अ मार्केट इंडेक्स, इट मेजर्स द रिस्क ऑफ एन इन्वेस्टमेंट दैट कैन नॉट बी डाइवर्सिफाइड। ध्यान रखना इस चीज को। तो मैंने बताया था रिस्क को आप कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो ये सिस्टमैटिक रिस्क वो रिस्क है जो इवन डाइवर्सिफिकेशन से भी नहीं हट सकता। जैसे कि आपने सुना होगा कि ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, डाइवर्सिफाई, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये बहुत कॉमन डायलॉग है। तो सिस्टमैटिक रिस्क वो होता है जो एलिमिनेट आप कर ही नहीं सकते। तो इसको मेजर करने का क्या तरीका होता है? इसको मेजर करने का तरीका होता है बीटा। और बीटा क्या बताता है कि अगर मान के चलिए कहीं दूसरी जगह पे नुकसान आता है तो उस दूसरी जगह के नुकसान आने से हमारे इस इन्वेस्टमेंट में कितना फर्क आएगा वो कौन बताएगा? बीटा। तो रिलायंस का बीटा अगर 20% है, इसका मतलब क्या है कि निफ्टी जब 1% से गिरेगा या उठेगा तो रिलायंस उससे 20% ज़्यादा उठेगा या गिरेगा। ठीक है, अब किसी भी शेयर का बीटा अगर 1 है तो इसका मतलब इंडेक्स के मुकाबले वो सेम उठेगा और गिरेगा। अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो ज़्यादा वॉलेटाइल है इंडेक्स के मुकाबले,
और अगर लेस देन 1 है तो वो कम वॉलेटाइल है। तो जो इन्वेस्टमेंट हमें करनी चाहिए वो हमें लेस देन 1 में करनी चाहिए, हमेशा ध्यान रखिए। इंडेक्स के मुकाबले कम वॉलेटाइल होनी चाहिए आपकी इन्वेस्टमेंट। देन कंसेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब मार्जिन ऑफ किसी भी इन्वेस्टमेंट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, कैसे मिलेगी, कि मान के चलिए अगर आपने प्राइस पेड जो है वो कम हो जो आपको वैल्यू मिली है, वेयर प्राइस पेड इज लेस देन द वैल्यू यू हैव डिराइव्ड, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल गई। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एंड द प्राइसेस व्हेन द सिक्योरिटीज आर बॉट एट अ प्राइस सिग्निफिकेंटली बिलो देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, हायर द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू एंड प्राइस, हायर विल बी द मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मान के चलिए आपने कोई ऐसा शेयर खरीदा जिसकी बुक वैल्यू 100 रुपीज़ थी, ठीक है, और उसका करंट मार्केट प्राइस था 50 रुपीज़, तो आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50 रुपीज़ की हो गई। क्यों? क्योंकि कल को अगर वो कंपनी बंद भी होती है ना तो 100 रुपीज़ पर शेयर होल्डर कंपनी के पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो 50 रुपये का मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो हमें यही है, ठीक है ना। तो कंसेप्ट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज दिस। तो एक तरीका रिस्क को अवॉइड करने का एक तरीका ये भी है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलिए। तो ऐसे शेयर्स में अगर हम पैसे लगाएं जो बहुत अंडर वैल्यूड है और बहुत चीपली अवेलेबल है एज पर द मार्केट पील्स, तो वहाँ पे हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलेगी और दैट्स वन ऑफ द वेज टू अवॉइड द रिस्क, ठीक है। अब देखिए अगर हम रिस्क, कोई भी इन्वेस्टर अगर रिस्क एज्यूम करता है तो वो हमेशा कोशिश करेगा कि जितना रिस्क उसने लिया उसके हिसाब से उसको प्रॉफिट भी तो मिले, क्योंकि अगर रिस्क ही एज्यूम नहीं करना तो सीधा बैंक में जाके एफडी करा लो, आरडी करा लो या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लो जिसमें रिस्क होता ही नहीं है। तो जब मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मैं ये भी कोशिश करूंगा कि उस रिस्क पे मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट हो। तो वो एक्स्ट्रा रिटर्न जनरेट करने के क्या क्या फॉर्मूलेज हैं, शार्पेज रेशो है, एक इन्वेस्टमेंट को इवेल्युएट करने के तरीके हैं, शार्पेज रेशो, ट्रेनॉज रेशो एंड अल्फा, जेनसन अल्फा मॉडल जिसे बोलते हैं। तो शार्पे रेशो क्या कहता है? शार्पे रेशो ये कहता है कि जब मैं रिस्क एज्यूम कर रहा हूँ तो उस रिस्क की वजह से मुझे एक्स्ट्रा प्रीमियम या एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसकी कैलकुलेशन शार्पेज रेशो बताती है कि मैंने रिस्क एज्यूम करने पे कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, वो शार्पेज रेशो बताइए। सो शार्पेज रेशो इज इफेक्टिवली द रिस्क प्रीमियम जनरेटेड बाय एज्यूमिंग पर यूनिट ऑफ रिस्क। तो रिस्क लेने पे, और रिस्क कैसे निकालेंगे हम? स्टैंडर्ड डेविएशन से हमें रिस्क निकल जाएगा, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन से जो हमने रिस्क कैलकुलेट करा उस रिस्क पे हमने रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न से ऊपर कितना रिटर्न, एक्सेस रिटर्न कमाया, वो शार्पेज रेशो बता देगा। द हायर द शार्पे रेशो द बेटर द स्कीम इज कंसिडर्ड टू बी। और ये शार्पे रेशो, ट्रेनर्स रेशो और जेनसन अल्फा कहाँ देखा जाता है? जब आप कोई पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ले रहे हो, जब आप कोई म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रहे हो, जब आप कलेक्टिव स्वीन में पैसे लगा रहे हो, इन शॉर्ट जब आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपना पैसा दे रहे हो, तो ये रेशोज एनालाइज करना बहुत जरूरी है। द डिफरेंस बिटवीन द टू रिटर्न, दैट इज रिटर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इन अ स्कीम जहाँ पे हमने पैसा लगाया, माइनस द रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रिस्क फ्री रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें वैसे भी मिल ही जाता ना, तो ये तो इन्वेस्टमेंट इन द स्कीम शुड बी एक्सेस टू द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। अर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज द रिस्क प्रीमियम। तो एक्सेस रिटर्न जो भी हमने कमाया वो रिस्क प्रीमियम है, और रिस्क प्रीमियम को हम डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड करेंगे रिस्क से, और रिस्क कहाँ से निकलेगा? स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो इट इज लाइकली अ प्रीमियम दैट द इन्वेस्टर हैज अर्न फॉर द रिस्क टेकन एज कंपेयर टू द गवर्नमेंट रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। आगे समझ? सो दिस रिस्क प्रीमियम इज टू बी कंपेयर्ड विद द रिस्क टेकन। अब रिस्क टेकन कैसे निकलेगा? देन शार्पेज रेशो देन यूजेस द स्टैंडर्ड डेविएशन एज अ मेजर ऑफ रिस्क टेकन टू जनरेट द प्रीमियम। और प्रीवियस टॉपिक में मैंने पढ़ा था स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब ये मान के चलते हैं कि शार्पेज रेशो के अंदर जो रिस्क है, रिस्क को आप डाइवर्सिफाई करके हल्का फुल्का कम जरूर कर सकते हो, है ना। मान के चलिए कि कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी आती है तो पूरे इंडस्ट्री के लिए नहीं आती, सारी इंडस्ट्रीज के लिए नहीं आती, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए आती। तो ये हो सकता है कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट को बहुत सारी इंडस्ट्रीज में लगा दें, डिवाइड करके लगा दें, तो इस तरीके से हम एटलीस्ट रिस्क को हम कम कर सकते हैं। लेकिन ट्रेनॉज रेशो ये कहता है कि आप तब भी रिस्क को एलिमिनेट नहीं कर सकते, तो इसलिए वो बीटा को भी कंसिडर कर लेता है। अब देखिए ट्रेनॉज रेशो ये भी यही कहता है रिटर्न ऑफ द स्कीम माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, जो शार्पे में भी था, डिवाइड बाय बीटा। अब ये रिस्क से नहीं कर रहा, ये बीटा से डिवाइड कर रहा है। ये बीटा क्या होता है? वो रिस्क जिसको आप डाइवर्सिफाई कर ही नहीं सकते। ये इस रिस्क को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, इस रिस्क को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, है ना। तो बीटा क्या बताता है? सेंसिटिविटी बताता है।
again. So the higher the tenor ratio, the better the scheme is considered to be. Again, since the concept of beta is more relevant for diversified equity schemes, tenor ratio comparison should ideally be restricted to such scheme. ठीक है ना? तो डाइवर्सिफाइड स्कीम के लिए नहीं है ये. डाइवर्सिफाइड पे आप एलिमिनेट कर लेते हो रिस्क को. मान के चलिए अगर कुछ रिस्क ऐसा भी होता है जिसको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते और जिसको हम बोलते हैं बीटा. देन अल्फा. अल्फा सिंपल है. मान के चलिए एक इंडेक्स के मुकाबले, कंपैरिजन टू इंडेक्स, एक फंड मैनेजर ने या एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने कितना रिटर्न जनरेट करा. रिटर्न जनरेटेड इन स्कीम शैल बी ग्रेटर देन द इंडेक्स, तो वो अल्फा बताएगा. सो डिफरेंस बिटवीन द स्कीम्स एक्चुअल रिटर्न एंड इट्स ऑप्टिमम रिटर्न इज इट्स अल्फा. तो कितने परसेंट से अल्फा है? तो मान के चलिए कि निफ्टी जो है हर साल 15% का रिटर्न जनरेट करता है. अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ने 18% का रिटर्न जनरेट कर दिया तो 3% का अल्फा आ गया उसको. सिंपल, एज सिंपल एज दैट. अब मेजर्स ऑफ फंड मैनेजर्स परफॉर्मेंस, बस ये फंड मैनेजर की परफॉर्मेंस क्या है, वो 3% कमा लेता है. अल्फा therefore measures the performance of the investment in comparison to a suitable market index. Simple. आउट परफॉर्मेंस पता चलती है कि कितने पॉइंट से आउट परफॉर्मेंस. देन बेसिक बिहेवियरल बायसेस इन्फ्लुएंसिंग द इन्वेस्टमेंट. देखिए इन्वेस्टमेंट, ये तो साथ मैथ्स की बात हमने कर ली, मैथ्स की बात कर ली, रूल्स एंड रेगुलेशन की बात कर ली, लेकिन तब भी कुछ साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं. जो भी इन्वेस्टर होता है उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, उसके बिहेवियरल परसेप्शंस होते हैं, बिहेवियरल एक्शंस होते हैं. तो उसके बेसिस पे भी इन्वेस्टमेंट के अंदर फ़र्क आ जाता है, लॉसेस हो जाते हैं. जैसे सबसे कॉमन क्या है कि जब किसी इन्वेस्टमेंट में हमें लॉस हो रहा होता है तो हम उसको होल्ड करते रहते हैं. हम हमेशा ये सोचते रहते हैं कि ये लॉस जो है वो अल्टीमेटली प्रॉफिट में कन्वर्ट होगा किसी ना किसी दिन. तो ये क्या है, हमारा परसेप्शन है, बिहेवियरल बायसनेस है, हमारी सोच है इस तरीके से, और हम इससे क्लिंज्ड हैं, इससे अटैच हैं, और इसी वजह से हमें इन्वेस्टमेंट के अंदर, इन्वेस्टमेंट की वर्ल्ड के अंदर ये बुरा माना जाता है, ये गलत माना जाता है. तो कौन कौन से बिहेवियरल बायसेस हैं वो हम पढ़ने वाले हैं. सो लॉस एवर्जन बायसेस. लॉस एवर्जन मतलब कि मेरे को लॉस हो जाएगा, इस लॉस हो जाने के चक्कर में वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते. वो लॉस से इतना डरते हैं, लॉस को इतना अवॉइड करते हैं कि वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करते. सो लॉस एवर्जन रेफर्स टू एन इन्वेस्टर टेंडेंसी टू स्ट्रांगली प्रेफर अवॉइडिंग लॉसेस टू एक्वायरिंग गेन्स, फियर ऑफ लॉस. कंफर्मेशन बायस. कंफर्मेशन बायस क्या, हम हमेशा कंफर्मेशन ही लेते रहते हैं. हम कोशिश करते हैं कि 1 2 3 लोगों से हमें कंफर्मेशन मिल जाए कि हम जो सोच रहे हैं ठीक नहीं सोच रहे हैं. सो कंफर्मेशन ऑल्सो कॉल्ड माई साइड बायस इज द टेंडेंसी टू सर्च फॉर, इंटरप्रेट और प्रायोरिटाइज इन्फॉर्मेशन इन अ वे दैट कंफर्म्स वन बिलीफ एंड हाइपोथेसिस. कोशिश करते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वो दुनिया भी सोच रही है. देन ओनरशिप बायसेस. थिंग्स ओन्ड बाय अस अपीयर मोस्ट वैल्यूएबल टू अस. जो हमारे पास है हम सोचते हैं कि वो सुपीरियर है बहुत, ये कंपनी सबसे बढ़िया है. समटाइम्स नोन एज द एंडाउमेंट इफेक्ट. इट रिफ्लेक्ट्स द टेंडेंसी टू प्लेस अ हायर वैल्यू ऑन अ पोजीशन देन अदर्स वुड. तो इसका मतलब क्या है, आप किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पे ओवरवेट हो गए. ओवरवेट मतलब मान के चलिए आपने पोर्टफोलियो का 50-60% आपने एक ही इन्वेस्टमेंट पे लगा लिया, और ये ओनरशिप बायस हो गया. क्यों? क्योंकि आपको ये लगा कि क्योंकि मेरी इसमें होल्डिंग है, ये कंपनी सबसे बढ़िया है, इसमें कुछ गलत नहीं हो सकता, और उस पर आप ओवरवेट हो गए, तो ये ओनरशिप बायसनेस हो गई. इट कैन कॉज इन्वेस्टर्स टू होल्ड पोजीशंस दे वुड देमसेल्फ नॉट बाय एट द करंट लेवल. ठीक है. गैम्बलर्स फैलेसी. गैम्बलर्स मतलब जुआरी, एंटीसिपेटर होना, चीज़ों का एंटीसिपेट करना, प्रिडिक्ट कर करके चलना. कि मान के चलिए क्वार्टरली रिजल्ट हर कंपनी को डिक्लेयर करने होते हैं. तो मान के चलिए कि एक कंपनी का रिजल्ट आने वाला है नेक्स्ट डे, और आपने प्रीवियस डे में क्या करा, उस कंपनी के शेयर खरीद लिए, ये सोच के कि उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा. तो गैम्बलर्स फैलेसी मतलब जुआरों की तरह सोचना. विनर्स कर्स, कि मुझे कोई हरा नहीं सकता. विनर्स कर्स, आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, और ओवर कॉन्फिडेंट हो के आप एक शेयर को होल्ड करे जा रहे हो ओवर कॉन्फिडेंटली कि वो कभी नीचे जाएगा ही नहीं, क्योंकि अभी हिस्टोरिकली उसने बढ़िया करा है, तो जरूरी थोड़ी है कि वो आगे भी बढ़िया ही करेगा. सो टेंडेंसी टू मेक श्योर दैट अ कॉम्पिटिटिव बिड इज वॉन even after overpaying for the asset. While behaviorally it is a win, financially it may be a loss. हर्ड मेंटालिटी मतलब झुंड को फॉलो करना, जहाँ पे पूरी दुनिया पैसे लगा रही है. मान के चलिए सारे लोग अभी गवर्नमेंट बैंक्स में पैसे लगा रहे हैं, तो आपने भी गवर्नमेंट बैंक्स में पैसे लगा दिए. तो हर्ड मेंटालिटी. और स्टॉक मार्केट के अंदर सबसे बड़ा बिहेवियरल बायस क्या है? हर्ड मेंटालिटी.
जो झुंड करेगा, जो लोग करेंगे, वही सब लोग करते हैं। और ये ऐसा हो क्यों रहा है? सोशल मार्केटिंग की वजह से भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, सोशल नेटवर्किंग साइट की वजह से। Then anchoring is a cognitive bias that describes the common human tendency to rely too heavily on the first piece of information offered when making decisions. Investors hold on to some information that may no longer be relevant and make their decision based on that. अब मान के एंकरिंग का मतलब क्या हो गया कि आपके पास एक इन्फॉर्मेशन थी, आप उसी इन्फॉर्मेशन पे चिपक गए। बाद में जाके उस कंपनी के रिस्पेक्ट में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आई, इतनी सारी न्यूज़ आई, आपने उसको इग्नोर कर दिया। आपको ये नहीं समझ आया कि पूरा सेंटिमेंट जो है उस कंपनी के रिलेटेड वो चेंज हो गया, एंड यू वर जस्ट क्लिंजिंग ऑन टू द थिंग दैट यू फर्स्ट रिसीव्ड व्हाइल मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल मान के चलिए, एक सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसी आई बहुत अच्छी, ठीक है। सबसे बढ़िया एग्जांपल, पावर सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट पॉलिसी की फेवरेबल है, आपने कोई पावर कंपनी खरीद ली, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि वो पावर कंपनी लॉस मेकिंग थी या बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे थी, तो उस केस के अंदर आप एंकरिंग हो गए। आपने एक थॉट को तो चिपका लिया, लेकिन और बाकी सारे थॉट को पीछे छोड़ दिया। तो ये भी बहुत कॉमन है। देन दूसरा हमने एक और रिस्क पढ़ा था, लिक्विडिटी रिस्क। तो लिक्विडिटी रिस्क को एस्केप करने के क्या तरीके हैं? मान के चलिए हमने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया, अगर हम उसको सेल ही नहीं कर पा रहे क्योंकि हमें कोई कॉरस्पॉन्डिंग बायर नहीं मिल रहा, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट करने का क्या फ़ायदा है? जब तक हम प्रॉफिट को रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे, प्रॉफिट को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो लिक्विडिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो लिक्विडिटी ऑफ इक्विटी शेयर्स हम कैसे मेजर करेंगे? एक तो है स्टॉक टर्नओवर रेशो। स्टॉक टर्नओवर रेशो का क्या मतलब है कि ओवरऑल स्टॉक्स ट्रेडेड ड्यूरिंग दैट पीरियड, मान के चलिए 1 साल, 1 महीने या 6 महीने, ओवरऑल स्टॉक ट्रेडेड डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टॉक्स, सिंपल। तो मान के चलिए अगर ये 100% से ज़्यादा है तो वैसे भी स्टॉक टर्नओवर बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर ये 1 महीने के अंदर ही 100% हो रहा है तो बहुत बहुत बढ़िया उसकी स्टॉक टर्नओवर रेशो अच्छी है। और ऐसे में क्या होगा, इजीली लिक्विडिटी आ जाएगी और इजीली कन्वर्जन हो जाएगा कैश के अंदर। सो दिस रेशो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग, है ना, ट्रेडेड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड बाय, मोस्टली द टाइम फ्रेम यूज इज 1 ईयर। आप अपने हिसाब से कोई भी ले सकते हो। और फ्री फ्लोट शेयर से डिवाइड करना है। फ्री फ्लोट शेयर्स वो होते हैं जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास, यानी जो जनता के पास है, जो प्रमोटर्स के पास नहीं है, जो फिक्स्ड होल्डर है, प्रमोटर हो गए, FIIs DIs हो गए, बैंक्स हो गए। तो जो ये फ्री फ्लोट वाले हैं, जनता यानी पब्लिक के पास जो है उनसे डिवाइड करेंगे। ट्रेडेड वैल्यू, अब ओवरऑल स्टॉक ट्रेडेड मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस, तो ट्रेडेड वैल्यू को ही पता चल जाएगा, है ना। सो द रेशो इज सिमिलर टू द स्टॉक टर्नओवर रेशो, but instead it is calculated by dividing the traded value of the shares by the market capitalization of the company। तो वहाँ पे पहली रेशो के अंदर हमने क्वांटिटी ली, लेकिन सेकंड के अंदर हमने उसकी वैल्यू ले ली, तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क हमने पढ़े और उनको रिस्क को कैसे अवॉइड करना है, कैसे अवॉइड करना है, ये भी हमने पढ़ा, ठीक है। एंड दिस वॉज द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर, and we will meet with the new chapter in next video. That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.